नमस्कार, मैं पिंकी सहगल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका खबरों के बुलेटिन में। यहां हम आपको आज की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स लगाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनावों की दूसरे फेज की वोटिंग से पहले राहुल का बड़ा बयान, कहा कोई भी ताकत जातीय जनगणना नहीं रोक सकती। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में किया शामिल। सबसे पहले रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर पीएम ने एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस अब माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स लगाने का काम करने वाली है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने खुद एक परिवार से दूसरे परिवार को सत्ता ट्रांसफर की है, लेकिन देश के लोगों को ऐसा करने से रोका जा रहा है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया है। इस बात की जानकारी खुद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि एनसीबीसी के जरिए दी गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया गया है। श्रेणी 2B के तहत कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। आयोग ने कहा कि श्रेणी 1 में 17 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया है, जबकि श्रेणी 2A में 19 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी माना गया है। बता दें, कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कहना है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति और ना धर्म है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी सिर्फ 12.92% है, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। ओबीसी आरक्षण की कैटेगरी 1 में 17 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों, कैटेगरी 2 में 19 जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और कुल मिलाकर 393 जातियां इस लिस्ट का हिस्सा हैं। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के रूप में मुसलमानों का वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर असर डालता है और उन्हें कमजोर करता है। धर्म के आधार पर दिया गया आरक्षण साफ तौर पर सामाजिक न्याय की नैतिकता को प्रभावित करता है। आयोग ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के भीतर वंचित और हांसी पर रहने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर ही विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। 26 अप्रैल 2024 को दूसरे फेज के चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच राजनीति में एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा सुनाई दे रहा है। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं, वो जाति जनगणना के एक्सरे से डरे हुए हैं और कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनवाते हैं। कि जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना इसको रोका गया, जितना इसको रोका गया, उतनी तेजी से
उतनी फोर्स से ये वापस आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को ये बात समझ आ गई है। शायद वो आज कह नहीं रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे हैं, मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है और देश 90% उनका है। तो इसको रोका नहीं जा सकता है और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। अब आपको ये जो 90% हैं, इनको आपका काम है, आपका रोल है कि इनको बताना कि देखिए इस देश में आपकी भागीदारी नहीं है। अब बात बिहार के पूर्णिया की करेंगे, जहां सियासी लड़ाई काफी तेज हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यहां खुद चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है और बीती रात उन्होंने एक रोड शो किया। वहीं तेजस्वी की रैली के दौरान पप्पू यादव और बीमा भारती के समर्थक आपस में भिड़ गए। पप्पू यादव के समर्थकों ने बीमा भारती की रैली में आए कई वाहनों को रुकवाकर पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान दोनों तरफ गर्मागर्मी हो गई। वहीं इस मामले पर अब तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। अब देखिए, हम लोग भाई गांधीवादी नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते। चुनाव में प्रचार में सबका अधिकार है। हम लोग बाकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा, प्रशासन देखेगा। हालांकि उसकी सारी फुटेजेस है, पुलिस उस पर उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी, लेकिन चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, मिलजुल करके मनाना चाहिए। आप जो है बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए बात करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। आप बताइएगा कि क्या कीजिएगा, हम बताएंगे कि क्या करना, ये ना बात। अगर आप भी दिल्ली में सस्ते या किफायती होटल ढूंढ रहे हैं तो होशियार हो जाइए। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में सस्ते रूम का लालच देकर लोगों को लूटा जा रहा है। बता दें, एक बड़ी पत्रकार दीपिका नारायण ने ऐसे एक मामले का खुलासा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि उनके एक दोस्त रूम ना मिलने की वजह से पहाड़गंज के एक सस्ते होटल में रुके थे। इसी दौरान उनके कमरे में 4 से 5 लोग एक महिला के साथ जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने उस शख्स के साथ ना सिर्फ मारपीट की, बल्कि महिला को निर्वस्त्र कर शख्स के साथ फोटो और वीडियो भी लिया, जिसके बाद उन्होंने फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी और शख्स से मोटी रकम वसूली। बाद में शख्स ने बताया कि उसे शक है कि पुलिस भी इस रैकेट में शामिल है, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही एक महिला ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के मामले की जानकारी दी थी। महिला ने बताया था कि उसके कमरे में भी एक शख्स जबरदस्ती घुस आया था और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला ने लिखा कि वो इस हादसे से इतना डर गई थी कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं कराई। खबरों के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल भारत।